बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, आज का हमारा स्टोरेज का चैप्टर तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। उसके बारे में कोई क्वेश्चंस आपके होंगे तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। जब भी कहेंगे तो मैं आपको रिस्पांस उसका कर दूंगा। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ लिनक्स परमिशंस। और लिनक्स परमिशंस की जब बात करते हैं तो इसके चैप्टर तो वैसे बुक में दो अलहदा हैं, बट हम इसको वन गो में कोशिश करेंगे कि पहले थोड़ा थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल पढ़ लें और उसके बाद फिर थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेंगे। प्रैक्टिकल इसका करना ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की लैब है। वो आप बहुत इजीली परफॉर्म कर भी लोगे, शायद हो सकता है उससे पहले किया भी हो आपने। बस हमने एक दो सिनेरियो उसमें डिस्कस करने हैं कि एग्जाम के सिनेरियो में आपको कैसे प्ले करना है। और आज का जो सेशन होगा वो मोस्टली जो है हमारा गुजरेगा थ्योरेटिकल, और टाइम बचा तो हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल भी आज ही कर लें। प्रैक्टिकल बहुत छोटा है तो थोड़ा ही है, ज़्यादा मसला नहीं है। अच्छा यार, जब भी हम लिनक्स सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वी हेard अबाउट दैट कि लिनक्स बहुत सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या यूनिक्स इससे भी कहीं ज़्यादा सिक्योर है। हम अभी तक लोगों से शायद ये सुनते आए हैं या कहीं कहीं पे समटाइम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं, और हमेशा हम लिनक्स को कंपेयर करते हैं विंडोज़ से। अच्छा, लिनक्स को विंडोज़ से कंपेयर करना तो मेरे ख्याल में नहीं बनता, क्योंकि शायद हम इसलिए कंपेयर कर देते हैं कि हमें ज़्यादा यूज़ टू जो हमारा डेली रूटीन का ज़्यादा यूज़ होता है वो विंडोज़ का होता है। विंडोज़ की भी सिक्योरिटी काफ़ी जो है अब अच्छी सिक्योरिटी है। बहुत इम्प्रूव किया उन्होंने, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मिसाल के तौर पर आप उसकी फायरवॉल के साथ प्ले करना शुरू करो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस उसमें मिलेंगे। शायद हम कभी सिस्टम एडमिन के नज़रिए से फायरवॉल को देखते ही नहीं हैं। तो ऑल दैट थिंग्स जो हम यहाँ पे करते हैं वहाँ पे भी हो जाती हैं, बट काम करने का फ़र्क है। तो जो लिनक्स पे शुरू दिन से काम करता रहा उसे लगता है कि शायद लिनक्स ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। और जो विंडोज़ पे काम करता आ रहा है या विंडोज़ के जो एडवांस लेवल के यूज़र्स हैं, वो हमेशा इस बात पे बहस करते आते हैं कि आप बताएँ कौन सी चीज़ें जो विंडोज़ में नहीं होती जो आप कहते हो कि लिनक्स में हो जाएगी। सिवाय इसके कि आपके पास लिनक्स में प्ले करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, क्योंकि ओपन सोर्स है। तो विंडोज़ के केस में आप उसकी ज़ाहिर है उसमें रजिस्ट्री का सिस्टम है, उसको चीज़ों को आप ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते और आपको उसका आइडिया नहीं होता। तो विंडोज़ में लिनक्स में एक बड़ा फ़र्क ये है कि विंडोज़ में सारी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो पास होते हैं रजिस्ट्रीज़ में, और लिनक्स में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं जहाँ पे सारा कुछ किया जाता है। तो लिनक्स का एक सिक्योरिटी मॉडल है। इस सिक्योरिटी मॉडल के तहत जब आपकी ट्रैफ़िक इन होती है किसी सिस्टम में, लेट्स से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ सबसे पहले आपके नेटवर्क इंटरफ़ेस से आपकी तरफ आएगी, जिसे हम एनआईसी कहेंगे। अब एनआईसी में अगेन आपका लैन हो सकता है या डब्ल्यूलैन हो सकता है, यानी कि वाईफ़ाई, और कोई भी कम्युनिकेशन का वे हो सकता है जिससे ट्रैफ़िक आपकी एक्चुअली आनी है, आपके सिस्टम में इन होनी है। तो जो निक है या जो हमारा इंटरफ़ेस है या जो हमारा इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, उसमें जो सबसे पहली एंट्री करते हैं वो हम करते हैं नेटवर्क की, यानी कि नेटवर्क की आईडी की बेस पे आपकी ट्रैफ़िक इन होती है। तो अगर आपने नेटवर्क आईडी चेंज कर दी है या कोई ऐसी आईडी असाइन कर दी है अपने सिस्टम को जो कि इंटरनेट को कनेक्ट नहीं करती, तो फिर उस केस में आपकी जो ट्रैफ़िक है वो आपके सिस्टम में इन ही नहीं होगी इंटरनेट की। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपने पहली सिक्योरिटी सिस्टम पे ये लगा दी कि आपने किस नेटवर्क से बात करनी है और किसने नहीं करनी है। ये बताना, ये कहाँ बताते हैं आप? ये नेटवर्क इंटरफ़ेस पे बता देते हैं, उसे नेटवर्क आईडी असाइन करके। उसके बाद आपका जो सेकंड लेवल आता है, जैसे ही लैन से ट्रैफ़िक या सिस्टम में इन होती है, तो दूसरी जो आपके पास चीज़ है वो होती है फ़ायरवॉल। यानी कि सिस्टम में ट्रैफ़िक इन हुई और इन होने के फ़ौरन बाद उसकी जो उसको जो डिटेक्ट करती है चीज़, जो चेक करती है, जो इंस्पेक्शन करती है, वो लिनक्स की फायरवॉल होती है। लेट्स से कि आपने
यहाँ पे निक में सबनेट अलाउ किया हुआ था, लेकिन आपने फायरवॉल में एक रूल डिफाइन कर दिया कि अगर इस फायरवॉल के पास कोई एक ये वाला आईपी आ जाए, चाहे वो इसी सबनेट का हो जो आपने निक पे असाइन किया है, तो उसकी ट्रैफिक को रिजेक्ट करो या ड्रॉप करो या जो भी आपने एक्शन किया या अलाउ करो। तो वो एक्शन आप एक्चुअली फायरवॉल में बता देंगे। उसके बाद जब फायरवॉल से ट्रैफिक गुजरती है तो पहले एक कॉन्सेप्ट होता था, ये RHEL 7 तक भी कुछ हद तक रहा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खत्म हो रही हैं। एक सर्विस होती है सिस्टम में TCP रैपर की। इवन के जब हम RACE का एग्जाम परफॉर्म करते थे, तो एग्जाम ही फिनिश हो गया, तो मुझे याद है कि एक क्वेश्चन उसमें आया था कि वो ये कहता था कि अगर आप के सिस्टम को कोई ओपन एसएसएल सर्वर के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो किसी एक स्पेसिफिक डोमेन की ट्रैफिक को ब्लॉक कर दो, कि यानी कि ये डोमेन के अगर यूजर्स आते हैं आपके पास, तो ये ट्रैफिक इस सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। तो SSHD.allow और .deny के नाम से दो फाइलें होती हैं, तो जिनको अलाउ करना होता है तो वो अलाउ बाय डिफॉल्ट होता है, तो डिनाई में जिसको डिनाई करना है आप उसकी डोमेन नेम या सबनेट आईडी या कुछ भी जो आपका पैरामीटर आप डाल सकते हो वहां पर डाल सकते हो। तो एक तीसरे लेवल की सिक्योरिटी लिनक्स में ये है। जब ट्रैफिक यहाँ से भी गुजर जाती है, तो फिर उस सर्विस की, मिसाल के तौर पे आपके पास अपाची वेब सर्वर है या FTP सर्वर है या nginx है आपके पास, उसकी सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन में आप कहीं लिख देते हो कि इसे कौन कौन सा आईपी एक्सेस करेगा या कौन सा सबनेट एक्सेस करेगा, या जैसे हम जब DNS सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, बाइंड सर्वर, तो बाइंड सर्वर में हम जाके उसे बताते हैं कि किस सबनेट को इसने जो है रिजॉल्व करना है और किसको नहीं करना। बाय डिफ़ॉल्ट वो लोकल होस्ट यानी कि अपने आप को ही कर रहा होता है। तो हम जाके उसे बता देते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में कि नहीं, तुम इसको भी, अगर यहाँ से कोई रिक्वेस्ट आती है तो इसको भी रिज़ॉल्व कर देना। तो सर्विस लेवल पे जाके भी आप चीज़ें ब्लॉक कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है सिक्योरिटी का, वो आता है डैक। और डैक से मुराद हमारी परमिशंस हैं, जो हम डायरेक्टरी पे या फाइल्स, जो फाइल सिस्टम लेवल पे परमिशंस लगती हैं वो डैक में आती हैं। इसे डिक्शनरी एक्सेस कंट्रोल शायद कहते हैं। तो ये वो परमिशंस हैं जिनको हम पढ़ते हैं नॉर्मली। अब कौन कौन सी परमिशंस हैं? परमिशंस में नॉर्मल परमिशंस, देन स्पेशल परमिशंस या एडवांस परमिशन आप कह लें, और फिर कहीं जाके कोई स्पेशल परमिशन भी आती हैं। तो डैक के केस में 3 लेवल की आप परमिशंस अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब ये परमिशंस भी आप अप्लाई कर ले, तो यहाँ पे भी आपने किसी यूजर को अलाउ कर दिया या ब्लॉक कर दिया है, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल होता है, अगर यहाँ से भी यूजर क्रॉस कर गया, तो फिर लास्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है मैक, जिसे मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल भी कहते हैं, और इस सिक्योरिटी का नाम है SE लिनक्स। तो जितने भी सिस्टम्स हैं जो रेड हैट बेस्ड हैं, जिनको रेड हैट के ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपाइल करके रिकम्पाइल किया गया है, उन सब में आपको सिक्योरिटी का लेवल यही मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 और 6। बट ऐसे सिस्टम जो रेड हैट बेस्ड नहीं है, उनमें आपको इस लेवल तक की परमिशंस या सिक्योरिटी के लेवल्स मिलते हैं। उसमें
SE लिनक्स का मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं होता। क्यों नहीं होता, एक अलग बहस है, बट इन केस ऑफ रेड हैट आपको यहाँ तक के लेवल मिलेंगे। तो जब हम परमिशंस की बात करते हैं तो बेसिकली ये वाला मॉड्यूल हम पढ़ते हैं यहाँ तक। मैक के केस में एक एग्जाम था पहले किसी टाइम पे, अभी वो फिनिश हो गया है, RHCSS था शायद, रेड हैट सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। एक सर्टिफिकेशन थी, यानी कि ये प्रॉपर इतना बड़ा टॉपिक है कि इट्स अ इंडिपेंडेंट एग्जाम, बट एज पर RHCS से कोर्स इसका कुछ छोटा सा पार्ट, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है, काम कैसे करती है, और कुछ एक दो इसके ऑप्शंस हम यूज़ करके अपने काम को चला लेंगे, जो कि हमारी नीड होती है ऐसे या सिस्टम एडमिन लेवल पे। बट अगर आपको बहुत डीप लेवल पे जाना है तो फिर इसका एक मज़ीद एग्ज़ाम है, जो कि शायद अभी मुझे नहीं पता कि वो अवेलेबल है कि या नहीं है, सर्वर हार्डनिंग का, जिसमें इन मज़ीद इन इन परमिशंस को भी फिर आप रीड करते हो, यानी कि दोबारा से इनको फर्दर एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाता है। और इसका थोड़ा एडवांस लेवल का मॉड्यूल ऐड है। अच्छा, जिस तरीके से रेड हैट एक रेड हैट तो इटसेल्फ एक वेंडर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है, और फिर ये सर्टिफिकेशन भी खुद ही लॉन्च की हुई है इन्होंने। बट कुछ दुनिया में और इदारे भी हैं जो लिनक्स के एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और उन्होंने अपने कोर्स डिज़ाइन किए हुए हैं, और वो भी काफ़ी इन है मार्केट में। बट हमारा जो रीजन है एशिया का, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश या अफगानिस्तान आ रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा तो जो हम फोकस करते हैं, जो हमारा जॉब एरिया है, जिन लोगों के पास सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं, वो ट्रस्ट करते हैं कि डायरेक्टली रेड हैट से सर्टिफिकेशन करो लिनक्स की। हालांकि एक बड़ा और इदारा है जिसे कहते हैं लिनक्स फाउंडेशन, या LFC के नाम से उनके मुख्तलिफ लेवल्स हैं एग्जाम के। लिनक्स फाउंडेशन के नाम से एक इदारा है। तो अगर आप लिनक्स फाउंडेशन पे के थ्रू एग्जाम देना चाहते हैं, तो फिर वो इन चीज़ों को बहुत डीप लेवल पे आपको पढ़ाते हैं। सिर्फ इन चीज़ों को नहीं पढ़ाते, बल्कि कर्नल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं, उनके कोर्स में ऐड है। तो अभी तो चले, आप ये ट्रैक कंप्लीट करना चाहते हैं कि मे बी आपका ये इरादा हो कि आपने रेड हैट आर्किटेक्ट बनना है, बट आप उस तरफ भी देखें कि कभी अगर आपको मौका मिले तो आप वो सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये वाली सर्टिफिकेशन करें, बट चूंकि अब हम इसी सर्टिफिकेशन को फोकस किए हुए हैं, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। बट देर आर अदर सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज आल्सो अवेलेबल। अच्छा, कुछ लोग, एक और क्वेश्चन अभी मुझे किसी ने एक फीमेल ने मुझे पूछा कुछ दिन पहले, कि अगर बंदे को ये लैब्स ना करनी हो और इसकी प्रैक्टिस में ज़्यादा ना पढ़ना हो और लिनक्स की सर्टिफिकेशन भी लेनी हो, तो फिर क्या तरीका है इसका? तो फिर एक आसान तरीका ये है कि आप ओरेकल लिनक्स के पेपर दे दो, और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती हैं। यू डोंट नीड टू डू एनी लैब देयर। तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन चूंकि हर बंदे को पता है जो भी लिनक्स पे काम कर रहा है कि लिनक्स पे सर्टिफिकेशन करने का मतलब ये थोड़ी कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके आ जाएं, आपको परफॉर्म करके दिखाना है। तो रेड हैट सही रियल टेस्ट लेते हैं। जो भी बंदा, चाहे वो किसी भी तरीके से एग्जाम दे, अगर उसने एग्जाम दिया है तो तब ही दे सकता है अगर उसकी सही प्रैक्टिस है तो, अदरवाइज वो एग्जाम नहीं दे सकता बंदा। नाउ टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये एक लेवल पढ़ लिया हमने सिक्योरिटी के, इसमें से हम डेक को अभी पढ़ने जा रहे हैं। ये शायद कुछ पूछना चाह रहा था, कोई पूछे। ओके जी।
लिनक्स में मैंने आपको पहले बताया था कि एवरीथिंग इन लिनक्स इज ए ऑब्जेक्ट, और जो हर ऑब्जेक्ट है उसके पीछे कोई ना कोई आईडी जरूर होती है। तो अगर आपने किसी भी बंदे ने डेटाबेस का जो सब्जेक्ट है वो सही तरीके से पढ़ा है और उसे कॉन्सेप्ट्स पता है, तो जब भी मैं ये बात करता हूँ कि आईडी क्या चीज़ है और लेबल क्या चीज़ है, तो उसे समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। बट अगेन आपको समझाने के लिए यही है कि जिस तरह हम डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं और हर टेबल के अगेंस्ट एक प्राइमरी की रख लेते हैं, और उस प्राइमरी की के अगेंस्ट हमने लेबल असाइन करने होते हैं, तो लेबल किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, आईडी आपकी हमेशा सेम रहेगी। इसी तरीके से हमने यूजर्स एंड ग्रुप का चैप्टर पढ़ा और हमने ये देखा कि एक यूजर होगा देन ग्रुप होगा, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारे ग्रुप हों और बहुत सारे यूजर्स भी हों, तो इन दैट केस क्या होगा? और अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी एक्सेस जिसे आप एक्सेस करना चाहते हो, बट उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए ना ही तो आपने उस फाइल को क्रिएट किया है और ना ही आप उस ग्रुप में शामिल हो जिस ग्रुप ने उसे क्रिएट किया है। मिसाल के तौर पे अली नाम का मैं एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। अली एक डायरेक्टरी क्रिएट करता है, लेट से अली, या RSS के नाम से वो एक डायरेक्टरी क्रिएट करता है। तो इसका मतलब है कि जब अली ने उस डायरेक्टरी को क्रिएट किया, तो क्रिएट करने वाला बंदा कौन था? अली। और मैंने आपको कहा कि जब भी कोई यूजर क्रिएट होता है इन लिनक्स, उस यूजर के साथ सेम उसी नेम से एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है और वो यूजर उस ग्रुप का मेंबर होता है बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप होगा उस डायरेक्टरी का, वो भी अली ही होगा। तो अगर कोई बंदा और, लेट से अब्बास है, या लेट से आप में से कोई है, जैसे हारिस है, हारिस उसको एक्सेस करना चाहता है, तो ना तो वो ग्रुप का हिस्सा है ना वो यूजर का हिस्सा है, तो फिर वो क्या हुआ? लिनक्स की दुनिया में उसे कंसिडर किया जाता है अदर्स, यानी कि बाकी, और। लेकिन आप ये सम टाइम आप ये चाहते हैं कि यार मैं कोई काम सिर्फ एक यूजर के लिए, ग्रुप के लिए, या सिर्फ दूसरों के लिए नहीं करना चाहता, मैं पब्लिक एक्सेस देना चाहता हूँ, एवरीवन। तो एवरीवन को हम कंसिडर करते हैं ऑल। अब ये जो यूजर की बात की है, ग्रुप की बात की है, अदर्स की बात की है, ऑल की बात की है मैंने, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यूजर को यू कह दूं और ग्रुप को जी कह दूं, अदर्स को लेट से मैं कह दूं ओ, और आल को मैं कह दूं ए, तो इसमें कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं मेरे ख्याल में। और अगर मैं इन सब को मिला के यूजर और ग्रुप को ये कह दूं UGO, तो कोई भी मसला नहीं है। और या सिर्फ मैं ए कर दूं कि एवरीवन, ऑल, तो अगर मैं इसको लिखूंगा, मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा ऑनर। ऑनर से मुराद है यू, यानी कि यूजर। और इसको मैं कह देता हूं, इसकी प्रेसिडेंस क्या होगी वैसे, ये भी हम पढ़ लेते हैं। द ऑनर परमिशंस विल अप्लाई फॉर द फाइल और डायरेक्टरी। इट विल नॉट impact the actions
ऑन अदर्स। अदर्स में ग्रुप भी हो सकता है और अदर्स भी हो सकते हैं। फिर आती है बात ग्रुप की, जिसे हम जी से जाहिर करते हैं। द ग्रुप परमिशंस will apply only to the group। यानी कि जिस डायरेक्टरी पे या फाइल पे आपने ग्रुप, अच्छा यहाँ पे इसको ऐसे समझें कि जब कोई यूजर फाइल को क्रिएट करता है तो बाय डिफॉल्ट वो यूजर किसी न किसी ग्रुप का मेंबर होता है। तो जिस ग्रुप का मेंबर होता है वो उस डायरेक्टरी या उस फाइल को असाइन हो जाता है। नंबर 3 पे आएंगे अदर्स, जिनको हम कहते हैं ओ। ऑल अदर यूजर्स। और 4 नंबर पे इन सम केसेस हम यूज करते हैं ऑल। और जब ऑल की बात होती है तो इसको हम कहते हैं ए, और इसको लिख देते हैं ऑल विल अफेक्ट। नॉर्मली हम ये यूज करते हैं जब हमने परमिशंस को रिप्लेस करना होता है। इक्वल टू लगा देते हैं हम कि रिप्लेस करके ये कर दो एवरीवन पे। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि ऑनर हुआ यू, और ग्रुप को कहते हैं जी, अदर्स को कहते हैं ओ, ऑल को कहते हैं ए। अब आ जाते हैं परमिशन टाइप्स पे। तो सीरियल में सबसे पहले यहाँ पे मैं सीरियल लिख लेता हूँ और फिर मैं लिख लेता हूँ परमिशंस। उसके बाद ये एक छोटा सा मैंने टाइप ऑफ टेबल बना लिया है। तो सबसे पहली जो परमिशन होती है लिनक्स में वो होती है रीड की। इसको ऐसे लिख देता हूँ रीड। तो रीड की परमिशन को असाइन करना है या रिमूव करना है या देखना है तो दो तरीके उसके होते हैं। एक सिंबॉलिक वे है और एक न्यूमेरिक वे है। इन सम केसेस आप सिंबॉलिक वे यूज कर लेते हैं, इन सम केसेस आप न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर लेते हैं। इट्स अप टू यू। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर की अपनी प्रैक्टिस होती है कि वो किस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करता है। आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ केसेस में आप मिक्सअप कर लेते हैं, कभी कोई यूज कर लिया कभी कोई यूज कर लिया। बस आपको याद क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली रीड की सिंबॉलिक वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पर रीड की है आर। अब इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, जो फुल वैल्यू है वो है 4। अगर इसको ऐड करना हो
तो हम क्या करते हैं, प्लस का सिंबल प्लस कर देते हैं, रिमूव करना हो तो माइनस और रिप्लेस करना हो तो इक्वल टू। इसी तरीके से दूसरी जो परमिशन है वो है राइट की, WRITE राइट। इसे W से जाहिर करते हैं और इसकी जो वैल्यू है सिस्टम में वो है 2। इसको भी ऐड करना होगा तो प्लस माइनस और इक्वल टू। तीसरी जो परमिशन है वो परमिशन की है एग्जीक्यूट की, और इसको हम लिखते हैं नॉर्मली x से, और इसकी जो वैल्यू है वो है 1। और अगेन प्लस माइनस और इक्वल टू। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, फोर्थ नंबर पे नो राइट, यानी कोई राइट नहीं है, तो क्या होगा, 0। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे इसकी वैल्यू को प्लस कर दूं तो ये बनती है 7। किसको मिला के, RWX को मिला के। यानी कि अगर आप किसी बंदे को रीड की परमिशन भी दे दें, राइट की परमिशन भी दे दें, एग्जीक्यूट की परमिशन भी दे दें, तो सारी परमिशंस अगर आपने किसी बंदे को दे दी तो उसे जो टोटल परमिशंस मिलती हैं इन वैल्यू वो 7 होती है। क्वांटिटी ऑफ दैट वैल्यू विल बी 7 और सम ऑफ दैट वैल्यू विल बी 7। और अगर कोई परमिशन नहीं है तो 0। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि भाई अक्सर तो लिखा होता है 7 7 7। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए। मिसाल के तौर पे यूजर है तो यूजर के लिए भी 3 टाइप के परमिशन है, ग्रुप है तो ग्रुप के लिए भी 3 टाइप की परमिशन है, अदर्स हैं तो अदर्स के लिए भी 3 टाइप की परमिशन है। यानी कि आप ऐसा तो नहीं ना चाहते कि ग्रुप को आप नहीं चाहते कि ये ग्रुप, लेट्स से कि आपका एक यूजर है, यूजर को आपने फुल एक्सेस दे दी, लेकिन आप चाहते हो कि और ग्रुप है, लेट्स से टीम 1 है या टीम 2 है, और आप चाहते हो टीम 2 के लोग इस डायरेक्टरी को एक्सेस करके इसके अंदर डेटा पुट कर सकें, यानी कि अपडेट कर सकें, लेकिन डिलीट ना कर सकें। ये आप चाहते हैं इन सम केसेस। तो इसका मतलब है कि आपने राइट की परमिशन देनी है, अपडेट की नहीं हुई, अपेंड करने की तो नहीं होगी, न्यू डेटा क्रिएशन की परमिशन देनी है आपने। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं अभी आप सब लोगों से पूछता हूँ, एक जेनेरिक सा क्वेश्चन है। लेट्स से कि मेरे पास मेरी कंपनी में जो फाइल सर्वर चलता है उसकी हायरार्की ये है कि मेरे पास विंडोज सर्वर है। उस विंडोज सर्वर में मल्टीपल ड्राइव हैं, एक ड्राइव है उसमें लेट्स से डी। उस डी ड्राइव के अंदर मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की है यूजर्स के नाम से। अब इन यूजर्स की डायरेक्टरी, यूजर के सब अंडर मैंने मल्टीपल क्रिएट किए हैं, जैसे आईटी है, और लेट्स से फाइनेंस है, लेट्स से आईई है, डिजिटल इंजीनियर जिसे कहते हैं। इसी तरीके से लेट्स से के इलेक्ट्रिकल है, और एक है लेट्स से मार्केटिंग। अब प्रॉब्लम है कि मैंने क्या किया है कि आईटी वाली डायरेक्टरी पे आईटी के लोगों को फुल एक्सेस है, फिनांस के लोगों को फिनांस पे, आई के लोगों को आई पे, इलेक्ट्रिकल के, लेकिन एक बंदा है जो कि लेट से वो मार्केटिंग का बंदा है। अब आपने बाय डिफॉल्ट पॉलिसी ये रखी है कि वो आईटी की डायरेक्टरी को ओपन नहीं कर सकता,
अब ज़ाहिर है जब ओपन नहीं कर सकता तो उसके अंदर जो डेटा पड़ा वो भी नहीं ओपन कर सकता। हम ये चाहते हैं कि एक रिक्वायरमेंट ये आ गई है, बल्कि थोड़े अरसे पहले मुझे मेरे डायरेक्टर ने रिक्वायरमेंट दी थी कि मुझे इस तरह से करना है। तो एक शरारती यूज़र था जिसे मुझे पता था कि अगर मैंने इसे डायरेक्टरी की एक्सेस दे दी तो ये क्या करेगा, ये तो डेटा अंदर से चेंजेस किया करेगा और वो मैं नहीं दे सकता। बट मुझे इंस्ट्रक्शंस थी तो मुझे वो हर सूरत में उसको करना था। तो अब मेरे पास एक ही सॉल्यूशन बचता था कि मैं इस फ़ोल्डर के एक्सेस ही दे दूँ उसे। बट मैं नहीं देना चाहता था। मैं चाहता था कि ये जो कह रहा है ना सर वो काम हो जाए, इस फ़ोल्डर की मैंने एक्सेस भी नहीं देनी और उसका काम भी हो जाए, तो कैसे होगा? डू यू हैव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? एनीवन कैन आंसर मी फॉर दिस क्वेश्चन? आप सारे माशाल्लाह विंडोज़ एंड लिनक्स के सभी एडमिन्स हैं। वी आर हियर जस्ट टू लर्न RACSA एग्ज़ाम। तो सभी को जो है इश्यूज़ आते हैं, तो कभी इस तरह का कोई इश्यू फेस किया आपने? ये मुझे एक बंदे ने जवाब दिया है कि वी कैन प्रोवाइड एक्सेस टू द स्पेसिफिक फ़ोल्डर और ऑफ रीडर। तो स्पेसिफिक फ़ोल्डर है तो सही आईटी का जिसकी मैं एक्सेस देना नहीं चाहता। तो जब मैं फ़ोल्डर की एक्सेस ही नहीं दूँगा तो फिर क्या मिलेगा? एक बंदे ने कहा जी ACL। नहीं, ACL इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ACL के केस में भी मैं इस डायरेक्टरी पे तो एक्सेस दूँगा जिसमें मैं देना नहीं चाहता। सिंबॉलिक लिंक बना रहे हैं। ये किसने जवाब दिया है? शिवजी। वेरी गुड, परफेक्ट जवाब। आप क्या करेंगे उसका सिंबॉलिक लिंक बनाएँगे, इस फाइल का जो यहाँ पे आईटी के फ़ोल्डर में रखी होगी या जहाँ पे भी पड़ी हुई है, उसको उठा के लेट्स से मार्केटिंग की डायरेक्टरी में रख देंगे आप। अगर मार्केटिंग की डायरेक्टरी में नहीं भी रखते, तो आप बाहर कहीं रख देंगे। तो असल में हम उसकी परमिशन कौन-सी बंद कर रहे हैं? हम उसकी परमिशन ये बंद कर रहे हैं कि आईटी का दरवाज़ा नहीं खोल सकते आप। लेकिन आईटी के अंदर पड़ी हुई एक ऑब्जेक्ट पे आपको एक्सेस है, तो जिस चीज़ पे उसे एक्सेस चाहिए उसको एक्सेस दे देंगे। अब वो उस चीज़ को आईटी का दरवाज़ा खोल के एक्सेस कर ले, चाहे किसी और तरीके से एक्सेस कर ले। तो यार कॉमन सी बात है, हमने स्लैश बिन और एसबिन को पढ़ा हुआ है और हमने ये भी पढ़ा हुआ है यूएसआर के अंदर जो स्लैश यूएसआर की डायरेक्टरी होती है, जहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, वहाँ पे एक्चुअल ये वाली फाइल होती है बिन वाली। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हम मेन से बिन की चीज़ों को एक्सेस करते हैं, वो वहाँ पे तो है ही नहीं। इट्स अ शॉर्टकट लिंक। एक्चुअल फाइल कहाँ पे पड़ी है? यहाँ पे। जिसकी एक्सेस आपके पास नहीं है, नॉर्मल यूज़र के पास सिर्फ रूट के पास एक्सेस है। तो उसने नॉर्मल यूज़र को क्या किया? इसकी एक्सेस दे दी और इसके अंदर जो फाइलें रखी कहाँ से लेके आया? यहाँ से लेके आया। अभी एक आगे कॉन्सेप्ट है जिसे हम पढ़ेंगे भी, वो इसी पे अप्लाई होगा। तो अच्छा एक चलें जी, ये जवाब हमारे पास आ गया, ज़बरदस्त। वैसे मैं ना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे जो बॉस हैं, वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि यार जो आईटी वाले लोग होते हैं ना, वो दिमाग से कोई नहीं सोचते। दिमाग होता ही नहीं है बल्कि उनके पास। और वो बस किताबों से जो उन्होंने पढ़ा होता है या जो प्रैक्टिस की होती है वहीं पे सोचते हैं और वहीं उसी दायरे के अंदर ना काम कर रहे होते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। जबकि जो प्रोग्रामर होता है वो ज़्यादा लॉजिकल सोचता है, दिमाग से ज़्यादा काम लेता है क्योंकि वो डेली
प्रोग्राम बना रहा होता है, और प्रोग्राम किस बेस पे बना रहा होता है? बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो उसका जो काम करने का अंदाज है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आईटी पर्सन। तो ये हमेशा हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये एक बहस चल रही होती है कि आईटी वाले बंदे और प्रोग्रामर में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क जो एक निकल के आता है वो आता है सोचने का अंदाज़। मिसाल के तौर पे मेरा बॉस जो है, ही इज़ नॉट अ नेटवर्क इंजीनियर, ही इज़ नॉट अ सिस्टम एडमिन। तो एक दिन मैं और वो बैठे और हम बैठे डिस्कस कर रहे थे कि यार जो है ना एक सिस्टम है उसपे बेसिकली डायरेक्टर का हमारे का सिस्टम था, और उसपे जो पिंग थी वो ब्रेक होती थी। विंडोज़ का सिस्टम था। अब हम उसे ये दिखाना चाहते थे कि सर देखें, जब हम आपका सिस्टम थ्रू डब्ल्यूलैन एक्सेस करते हैं तो ये हमें प्रॉब्लम आती है। तो एक्चुअली हमें डब्ल्यूलैन का जो एक्सेस पॉइंट है वो चेंज करना पड़ेगा, या कोई और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अब ज़ाहिर है कि हमा वो इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि जाके हम उनका सिस्टम लें, उनके लैपटॉप पे खोल के उनको पिंग लगा के दिखाएँ, देखें ये ब्रेक हो रहा है। हमने उनको कोई प्रूफ देना था। तो पिंग की कमांड को जब नॉर्मली चलाते हैं तो वो कहीं सेव तो नहीं होती। तो हमने क्या किया, मेरा बॉस और मैं बैठे हुए थे, तो हमने बैठे-बैठे पिंग की कमांड को ऐसे बना लिया। पहले तो उसका वो एक बैच फाइल बनाई, तो उसको डबल क्लिक करेंगे तो चल जाएगी। फिर हमने उसके साथ ही उसे एक पाथ बताया कि इसकी आउटपुट को यहाँ पे सेव करना है, और उसके साथ डेट और स्टैम्प पे लगानी है। नॉर्मली पिंग के साथ डेट नहीं आती, तो हमने कहा डेट भी आए, विद इन सेकंड्स आए, और टाइप करे सारा कुछ। और ये काम सारा कुछ किसने करके दिया? मेरे मैनेजर ने करके दिया, जो कि ना सिस्टम का बंदा है, ना वो नेटवर्क का बंदा है। वो ओरेकल प्रोग्रामर है। अच्छा, एसक्यूएल क्वेरी उन्हें बहुत अच्छी आती है उन्हें। मतलब आईटी की साइड से वो उसका नॉलेज कॉन्सेप्चुअल लेवल का तो है, लेकिन वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं। बट उनका सोचने का अंदाज ये था कि यार पिंग को इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है, जबकि हम नॉर्मली इस तरह से नहीं सोचते। तो दैट्स द थिंग, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटा-सा ट्रिक था, जो मुझे सरजील ने उसी टाइम जवाब दे दिया, फैंटास्टिक जवाब दे दिया। जबकि हम बाकी सब भी काम कर रहे हैं इस पे। अब आते हैं जी आगे, बात कर रहा था मैं प्रेसिडेंस की। परमिशंस का प्रेसिडेंस क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले जो परमिशंस अप्लाई होती हैं वो होती हैं यूआईडी बेस, जिसको यूजर आईडी भी बोलते हैं। तो अगर किसी फाइल पे या डायरेक्टरी पे आपने एक्सेस देनी है तो वो ये देखेगा कि इसका ओनर कौन है। यानी कि ओनर परमिशन सबसे पहले अप्लाई होंगी। उसके बाद देखा जाता है कि इस फाइल को जिस बंदे ने क्रिएट किया था, जहाँ जो भी फाइल है, इसको क्रिएट करते हुए इसका ग्रुप क्या था। तो फिर परमिशंस कौन सी अप्लाई होंगी? जीआईडी की, जैसे ग्रुप आईडी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे जो परमिशंस अप्लाई होंगी, अगर यूआईडी भी नहीं है, जीआईडी भी नहीं है, तो फिर अदर्स की होंगी। मिसाल के तौर पे आईटी का एक डायरेक्टरी है जिसपे मैंने एक्सेस दी एक ग्रुप को, आईटी टीम को, और इसी पे मैंने एक और ग्रुप भी ऐड कर दिया आईटी के फोल्डर पे ही, ईआरपी टीम या प्रोग्रामर्स टीम। फिर मैंने इस यूजर को इस इसको बनाया था जब, तो तब मैंने अपने ही यूजर अब्बास से क्रिएट किया इसे। इसका मतलब ये होगा, जब मैंने क्रिएट किया तो अब्बास यूजर ने इसको क्रिएट किया, तो इसका जो यूजर है सबसे पहले उसकी परमिशन देखी जाएगी, फिर ग्रुप की परमिशन देखी जाएगी, और अगर दोनों नहीं है तो फिर अदर्स की। तो अगर अदर्स को किसी को परमिशन नहीं है तो खुलेगा ही नहीं।
क्योंकि इस पे कोई परमिशन नहीं होगी, एवरीथिंग इज 0 0 0। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलता है कि परमिशन क्या रखनी है। डायरेक्टरी जब क्रिएट करते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे जाते हैं सिस्टम पे, इस सिस्टम पे गए, पीडब्ल्यूडी से मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस जगह पे हूँ। पीडब्ल्यूडी का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो स्लैश रूट के होम प्रोफाइल में हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir IM अब्बास। अब एक और सॉफ्टवेयर है, टूल है जिसका नाम है LS, जो कि नॉर्मली लिस्ट करने के लिए यूज होता है। इसके साथ एक ऑप्शन यूज करता हूँ हाइफन कैपिटल एल का, सॉरी स्मॉल एल का। तो ये क्या करेगा, मुझे लिस्ट दिखा देगा। जब ये लिस्ट दिखाएगा तो लिस्ट के साथ ये कुछ इसका मेटा डेटा या प्रॉपर्टीज भी शो कर देता है। और जब प्रॉपर्टी शो करता है तो प्रॉपर्टी में ये उसकी वो सारी परमिशंस दिखा देता है जो हम देखना चाहते हैं, जो हमने अभी डिस्कस की हैं। कि रीड को हम R से जाहिर करेंगे, राइट को W से, और एग्जीक्यूट को X से। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि रीड राइट एग्जीक्यूट को मिला दिया जाए तो इनकी जो वैल्यू बनती है, न्यूमेरिक वैल्यू 7 बनती है। फिर एक 7 ऑनर के लिए है, एक 7 ग्रुप के लिए है, एक 7 अदर्स के लिए है। तो यहाँ पे सब शो हो रहा है। ये ls की कमांड हाइफन स्मॉल एल के साथ अगर हम एग्जीक्यूट करें तो ये सिर्फ एक और काम भी बताती है, एक और काम भी हमें इससे पता चल जाता है कि जो डेटा हम देख रहे हैं वो डेटा किस टाइप का डेटा है। वो कोई डायरेक्टरी है, वो कोई फाइल है, वो कोई करेक्टेड डिवाइस है, वो कोई ब्लॉक डिवाइस है, क्या है। तो जब ये लिस्ट आउट करती है तो लिस्ट आउट करने के साथ ही सबसे पहला जो लेटर होता है वो उस फाइल की टाइप होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइफन। हाइफन का मतलब है कि ये एक फाइल है। वो टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है, कोई वीडियो फाइल भी हो सकती है, बट वो एक फाइल होगी। हाइफन का मतलब होता है फाइल। उसके बाद लिखा हुआ डी, डी मीन डायरेक्टरी। तो हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट की है यहाँ पे अभी, आई एम अब्बास दिस वन। जैसे ही मैंने इस डायरेक्टरी को क्रिएट किया तो ये देखें यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है रूट और फिर दोबारा लिखा हुआ है रूट। तो इस टाइम अगर मैं आईडी लिखूं, जो कि हमने पढ़ा भी हुआ है ऑलरेडी, तो इस टाइम में जिस यूजर से लॉगिन हूं दैट इज रूट, और रूट की आईडी होती है 0। तो बजाय कि यहाँ पे आईडी लिखता, उसने उसका नेम लिख दिया रूट। वो कहता है कि ये जो डायरेक्टरी है ये 20:56 पे क्रिएट हुई है 6 अक्टूबर को। और सबसे पहले वो बताता है यूजर को, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी कि सबसे पहले ऑनर की या यूजर की परमिशंस अप्लाई होंगी, उसके बाद ग्रुप की होंगी, और उसके बाद अदर्स की होंगी। तो अदर्स को ग्रुप तो होता नहीं है, अदर्स तो अदर्स होते हैं, इसलिए उसने यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया कि अदर कौन। लेकिन परमिशंस में बताया, तो ये जो एक यहाँ तक RWX, और फिर R के आगे लिखा हुआ है हाइफन और X लिखा हुआ है, तो ये दूसरा पार्ट हुआ। और फिर R-X लिखा हुआ, ये तीसरा पार्ट हुआ। अगर इसको हम लिखें तो ऐसे बनेगा RWX डैश RWX डैश RWX इक्वल टू 7 यूजर की, 7 ग्रुप की, 7 अदर्स की, 7 7 7। और अगर ऐसे लिखा हो RWX हाइफन, लेट से कुछ भी ना लिखा हो, यहाँ पे सिर्फ हाइफन ही हो, फिर हाइफन हो, और हाइफन हाइफन ही हो आगे तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 7।
और अगर ऐसे हो लिखा हो आर डैश डब्ल्यू या एग्जीक्यूट, तो हमें पता है कि आर का मतलब होता है रीड का मतलब 4 जमा एग्जीक्यूट का मतलब होता है 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है RWX, ये यूजर की परमिशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने ये डायरेक्टरी क्रिएट की तो यूजर को क्या मिली, फुल परमिशंस RWX। ग्रुप को परमिशन मिली R-X और अदर्स को भी परमिशन मिली R-X। ये कब मिली परमिशंस, जब मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की विद नेम आई एम अब्बास। अब मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। टच एक सॉफ्टवेयर है जिसका मकसद कुछ और है। अभी मैं इसे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ abbas.txt। अभी आप यही अंडरस्टैंड करें कि टच का मतलब है खाली फाइल को क्रिएट करना। एंटर, और दोबारा मैं ls-l प्रेस किया मैंने, तो मैंने ये वाली फाइल क्रिएट की उसी यूजर से, लेकिन इस दफा वो यूजर को फुल परमिशन देने की बजाय उसने क्या किया, RW रीड और राइट कर दिया। ग्रुप को उसने सिर्फ रीड की परमिशन दी और अदर्स को उसने सिर्फ रीड की परमिशन दी। बाकियों के लिए, अदर्स के लिए और ग्रुप के लिए एग्जीक्यूट की परमिशन खत्म कर दी, फिनिश कर दी। यूजर के लिए क्या कर दी, रीड और राइट की। तो क्वेश्चन ये है कि इसे कैसे पता चला कि मैंने जब फाइल क्रिएट करनी है तो ये वाली परमिशन देनी है और जब मैंने डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो ये वाली परमिशन देनी है। ये हमारा एक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का जवाब ये होता है कि हमने एक, जब हम यूजर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने एक फाइल पढ़ी थी ETC के अंदर लॉगिन डॉट डेफ्स के नाम से, DEFS। इस फाइल के अंदर कहीं एक जगह पे एक वैल्यू लिखी होती है, वैल्यू असाइन की होती है बल्कि, जिसे हम कहते हैं यू मास्क वैल्यू। तो अब ये जो यू मास्क वैल्यू है ये कहीं पे लिखी होती है और ये बाय डिफॉल्ट किसी स्क्रिप्ट में लिखा गया है कि अगर कोई रूट यूजर हो, यानी कि कोई ऐसा यूजर जो कि एडमिन यूजर हो, सुपर यूजर हो, सूडो यूजर हो, तो वो जब भी कोई फाइल क्रिएट करेगा तो उसके लिए जो यू मास्क की वैल्यू होगी वो होगी 022। और अगर कोई नॉन रूट यूजर होगा जो कि नॉर्मल रूट यूजर होता है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 002 होगी। अब मिसाल के तौर पे हमने कहा कि यार इससे ज्यादा तो परमिशन हो ही नहीं सकती, ये मैक्सिमम परमिशन है। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप इसमें से माइनस कर दो 022 को, तो जो बकाया बचेगा, बकाया क्या बचा, 755। तो ये परमिशन किसकी होगी, डायरेक्टरी की। तो अगर आप देखें यहाँ पे जब हमने डायरेक्टरी क्रिएट की तो इसे क्या मिला, रीड राइट एग्जीक्यूट यानी कि 7, एग्जीक्यूट का मतलब 1 और रीड का मतलब 4 5 और ये भी 5। ये कहाँ पे लिखा हुआ था, ये वैल्यू बताई गई थी किस फाइल में, लॉगिन डॉट डेफ्स की फाइल में। ठीक है जी। अब आपको ये देखना हो, अच्छा इसके अंदर से अगर आप माइनस कर दें एग्जीक्यूट को 111,
तो इसका जो जवाब आएगा 644 आया, ये फाइल परमिशन होगी। अच्छा, इसी तरीके से ये जो मैंने करके दिखाया ये है रूट यूजर के लिए। अगर रूट यूजर ये काम कर रहा हो, फाइल क्रिएट करे और डायरेक्टली क्रिएट करे तो क्या परमिशन मिलेगी? कौन डिसाइड करेगा? यू मास्क की वैल्यू। इसी तरीके से नॉन रूट यूजर के लिए हमने कहा था 002। तो जब 777 में से जो ये 002 निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उसकी डायरेक्टरी की, फिर उसमें से एग्जीक्यूट की परमिशन निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी फाइल की परमिशन फॉर अ नॉन रूट यूजर। तो अगर हमने अभी देखना हो कि इस टाइम यू मास्क की वैल्यू क्या चल रही है, यू मास्क लिखें, एंटर करेंगे तो 0022 बता रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा जीरो आ रहा है ना, इसे छोड़ दें, क्या चीज है? अभी आप सिर्फ इसकी बात करें, ये 022 क्या चीज है? तो ये हमने डिफाइन कर लिया कि बेसिकली यू मास्क की वैल्यू क्या है। आप कहते हैं कि नहीं, आपने इस वैल्यू को चेंज करना है। आप कहते हो कि नहीं, जब मैं कोई डायरेक्टरी क्रिएट करूं या कोई फाइल क्रिएट करूं तो परमिशन बाय डिफॉल्ट ये वाली सेट होनी चाहिए। जैसे आप कहते हो कि यू मास्क 777, मैंने एंटर किया और अब मैंने लिखा यहाँ पे अब्बास 2.txt ls-l, और ये देखें उसने परमिशन ये सारी मिटा दी, उसकी खत्म ही कर दी है। अगेन वापस जाता हूँ, 022 कर देता हूँ। अब एक और फाइल क्रिएट करते हैं और अब देखते हैं परमिशन क्या आई है। तो देर आर डिफरेंट वैल्यूज। अच्छा, ये कहाँ पे लिखी होती है? अब आप इसे परमानेंट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, एक एक और कॉन्सेप्ट, अभी हमने इसको, चूंकि हम डीप डिटेल में नहीं पढ़ रहे, कुछ चैप्टर हमारे जो है ना और हैं जो कि इस कोर्स का पार्ट नहीं है अगेन। तो कभी आप बेसिक्स पढ़ें तो आप पढ़ेंगे कि जब ये हम टर्मिनल ओपन करते हैं तो हमने एक यूजर मैनेजमेंट में पढ़ा था कि एक फाइल होती है बैश आरसी की, BASH RC की। जब ये टर्मिनल ओपन करते हैं ना हम, तो ये वाली फाइल कॉल होती है, इसमें जो कुछ भी लिखा होता है। तो अगर इस फाइल के अंदर जाके आप यू मास्क की वैल्यू लिख दें तो आप जब भी टर्मिनल ओपन करेंगे बाय डिफॉल्ट वैल्यू वही सेट होगी। अदरवाइज क्या होता है, ये रीसेट हो जाती है। क्यों रीसेट हो जाती है? कि जब सिस्टम लॉगिन करता है तो वो डिफॉल्ट में जाके उन फाइलों को पढ़ता है। लॉगिन एट डेफ्स की फाइल को पढ़ेगा, वहां पे नई वैल्यू होगी तो ये उसको सेट कर देगा अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू। ठीक है जी। अब फिर दूसरे लेवल पे जो परमिशंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं, ये सिंगल लेवल की परमिशंस हमने देखी, इस पर हम ये काम करेंगे, प्रैक्टिकल हमने बाद में करना है। फिलहाल हम कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।